गुड इवनिंग फ्रेंड्स। वाइस प्रिंसिपल सिविल इंजीनियरिंग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। लेबोरेटरी वेन शीयर टेस्ट कैन ऑल्सो बी यूज टू डिटरमाइन। तो लेबोरेटरी वेन शीयर टेस्ट इज़ यूज फॉर सेंसिटिव क्लेस, और इसके लिए हम क्या निकालते हैं, इसका शीयर पैरामीटर हम निकालते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है शीयर पैरामीटर ऑफ द सिल्टी सैंड एंड सेकंड है शीयर पैरामीटर ऑफ सैंडी क्ले। तो यहाँ पर क्ले का ऑप्शन आ रहा है, तो ये आपका ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट हो जाएगा। वेन शीयर टेस्ट में इसका ये डायग्राम होता है, जिसकी इसकी जो टॉप वेन है उसका डाया डी है और इसकी हाइट जो है यहाँ पर एच है। अगर आपका टॉप वेन और बॉटम वेन ये दोनों ही अगर वर्क करते हैं तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा कि शीयर पैरामीटर S is known as shear strength or shear parameter is equals to T upon pi d square H by 2 plus D by 6। T यहाँ पर क्या करते हैं, हम एक टॉर्क लगाते हैं, टॉर्क लगा के और सॉइल में पेनिट्रेट करते हैं फॉर सेंसिटिव क्लेस के लिए। तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा S इक्वल्स टू टाउ इक्वल्स टू T अपॉन पाई डी स्क्वायर H by 2 प्लस D by 6। अगर टॉप वेन अगर वर्क ना करे और हम सिर्फ बॉटम वेन का अगर यूज़ करते हैं तो हमारा फॉर्मूला ये हो जाएगा S इक्वल्स टू टाउ इक्वल्स टू 1 अपॉन पाई डी स्क्वायर H by 2 प्लस D by 12। अगर बॉटम वेन ही वर्क कर रही है तो यहाँ पर D by 12 हो जाएगा। वैसे आपको मालूम है कि सेंसिटिव ऑफ क्ले होता क्या है कि अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द अनडिस्टर्ब्ड सॉइल सैंपल डिवाइड बाय अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द रीमोल्डेड सॉइल। तो ये आप रिमेंबर कर सकते हैं कि सेंसिटिविटी जो है अगर सॉइल की है वो हम कैसे पता करते हैं। तो सेंसिटिविटी ऑफ द सॉइल इज़ QU अनडिस्टर्ब डिवाइड बाय QU रीमोल्डेड। क्वेश्चन नंबर 13। इन अ कंपैक्शन टेस्ट if the compacting effort is increased it will results। तो जैसे जैसे हम कंपैक्शन बढ़ाएंगे आपको मालूम है कि इसकी ड्राई डेंसिटी बढ़ेगी। ये ड्राई डेंसिटी है, ये ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट है, इसका ग्राफ ऐसा आता है, दिस इज़ नोन एज ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, और ये जो है आपकी गामा डी मैक्सिमम हो जाएगी। तो जैसे जैसे हम कंपैक्शन एनर्जी बढ़ाएंगे उसकी ड्राई डेंसिटी बढ़ती रहेगी और ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट जो है वो डिक्रीज़ होता रहेगा। तो इन अ कंपैक्शन टेस्ट इफ द कंपैक्टिंग एफर्ट इज इंक्रीज इट विल रिजल्ट इंक्रीज इन द मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी एंड डिक्रीज इन द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। ओके, फिर एक ऐसी लिमिट आएगी जहाँ पर मॉइस्चर कंटेंट जो है ऑप्टिमम हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं OMC। ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट वो मॉइस्चर कंटेंट है जहाँ पर हमको ड्राई डेंसिटी जो है मैक्सिमम मिलेगी, और उसके बाद में आपका ये जो ड्राई डेंसिटी है वो डिक्रीज़ होनी शुरू हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14। A soil sample having a void ratio of 1.3, water content of 50% and a specific gravity of 2.60। तो आपको ये पूछना है कि वो उसका सैचुरेशन कैसा है, ये हमें पता करना है। तो हमें फॉर्मूला पता है कि E इक्वल्स टू W अपॉन G अपॉन S। तो वॉइड रेशियो हमें दिया हुआ है विच इज़ नोन एज 1.3, वाटर कंटेंट दिया हुआ है 50% एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.60। तो E इक्वल्स टू W G अपॉन S में हम पुट करेंगे तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इसका मतलब कि सॉइल जो है वो फुल्ली सैचुरेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। A sample of sand has the following properties: moist mass is 625.2 gram, dry mass is 589.9 gram and absorption is 1.6%। यानी कि जो वाटर एब्जॉर्प्शन है
वो 1.6% है और हमें फ्री मॉइस्चर निकालना है। ओके, फ्री मॉइस्चर का मतलब है कि आपकी सैचुरेटेड सरफेस ड्राई डेंसिटी निकालनी है हमें, ठीक है। तो आपको मालूम है कि वाटर कंटेंट कितना होगा, ठीक है। तो वाटर कंटेंट का आपका ये फॉर्मूला हो जाएगा कि आपकी मॉइस्ट सॉइल कितनी, मॉइस्ट सॉइल माइनस ड्राई सॉइल डिवाइड बाय ड्राई सॉइल। यहाँ से जो वाटर कंटेंट है वो कितना हो जाएगा 5.98। इसका मतलब कि उसमें पानी वाटर कंटेंट जो सॉइल में है वो 5.98 है और एब्जॉर्प्शन जो है उसमें 1.6 है। तो 5.98 माइनस 1.6 इसको करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4.38। तो ये 4.4% उसमें फ्री मॉइस्चर होगा सॉइल में। क्वेश्चन नंबर 16, द रिलेशनशिप बिटवीन बेंडिंग मोमेंट m, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी ei एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर r इज गिवन बाय। सिंपल फार्मूला है इसका, आपको कुछ भी नहीं करना है। m/i f/y इक्वल्स टू e/r। यहाँ से आपको ये फॉर्मूला निकल जाएगा जो कि रिलेशन क्या आ जाएगा, ei इक्वल्स टू mr। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, prismatic cantilever beam of length L carries a uniformly distributed load throughout its length. If at the free end of the beam vertical deflection is 18 mm and slope of the deflection curve is 0.02 radian, the length of the beam. सिंपल सा है कि आपके पास में कैंटिलीवर बीम है, तो कैंटिलीवर बीम का जो बी पे जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा वो कितना होगा WL4/8EI, और इस पे जो बी पे स्लोप होगा वो कितना होगा WL3/6EI। तो हमें लेंथ ऑफ द बीम पता करना है, हमें L की वैल्यू पता करनी है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे कि WL3EI यहाँ से लेके इसमें पुट कर देंगे, डिफ्लेक्शन आपको गिवन है, स्लोप भी आपको गिवन है, यहाँ से आपकी लेंथ आ जाएगी, वो कितनी आ जाएगी 1.2 मीटर। द ग्रुप इफिशियंसी, क्वेश्चन नंबर 18, द ग्रुप इफिशियंसी ऑफ ए पाइल ग्रुप फॉर क्लोजली स्पेस्ड पाइल्स। ओके, तो कोहिजन लेस सॉइल में आपकी ग्रुप इफिशियंसी जो है वो हमेशा 1 से ज़्यादा होती है। तो इट इज़ ऑफन ग्रेटर देन 100% फॉर द कोहिजन लेस सॉइल। अगर कोहिजन लेस सॉइल नहीं होती और वो कोहेजिव सॉइल होती, तो कोहेजिव में क्ले की बात करें तो ग्रुप इफिशियंसी 1 से कम भी हो सकती है और ग्रुप इफिशियंसी 1 से ज़्यादा भी हो सकती है। ग्रुप इफिशियंसी का आपको मालूम फार्मूला कि QUG डिवाइड बाय N इंटू QUP। ग्रुप इफिशियंसी इज नोन एज दिस इज नोन एज ultimate load carrying capacity of the pile group, okay, divide by QUP. This is known as ultimate load carrying capacity of a single pile multiply by n, मतलब कि आपके नंबर ऑफ पाइल्स आपके पास कितनी है। तो ये ग्रुप इफिशियंसी का फॉर्मूला है। अगर ग्रुप इफिशियंसी सॉइल की पूछ रहा है, वो सैंड की पूछ रहा है, मींस कोहिजन लेस सॉइल की पूछ रहा है, तो ग्रुप इफिशियंसी जो है 1 से ज़्यादा होती है। और क्ले की बात कर रहा है तो ग्रुप इफिशियंसी लेस देन 1 भी हो सकती है और मोर देन 1 भी हो सकती है। एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि मिनिमम नंबर ऑफ द पाइल्स जो है, एक पाइल ग्रुप में मिनिमम नंबर ऑफ पाइल्स जो है वो आपके पास 3 होने चाहिए। मिनिमम नंबर ऑफ द पाइल आपके पास में 3 होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, Which of the following methods is not used for finding slopes and deflection in a statically determinate beam? तो डमी लोड मेथड से हम डिफ्लेक्शन और इसमें 3 मोमेंट इक्वेशन जो है इससे हम नहीं पता कर सकते हैं। तो
स्लोप्स और डिफ्लेक्शन अगर स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम है तो 3 मोमेंट इक्वेशन मेथड से हम इसका पता नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट कॉलम फेल्स प्राइमरली बाय। शॉर्ट कॉलम है, कंप्रेसिव फोर्स आएगा तो वो किस में फेल होगा? क्रशिंग में फेल हो जाएगा और कोई भी बकलिंग नहीं होगी, क्रशिंग विदाउट बकलिंग। अगर लॉन्ग कॉलम है तो आपका वो बकल में फेल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेजिलेंस ऑफ मटेरियल इज गिवन बाय। रेजिलेंस जो है, तो रेजिलेंस क्या होता है कि रेजिलेंस मतलब होता है कि एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू एब्जॉर्व एनर्जी इन द इलास्टिक रीजन। कोई भी मटेरियल अगर अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्व करता है उसे हम रेजिलेंस कहते हैं, लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ इलास्टिक रीजन में, यहाँ तक जहाँ वो प्रोपोर्शनल है, यहाँ तक ही वो इलास्टिक रीजन में जितनी एनर्जी एब्जॉर्व करता है उसे हम रेजिलेंस ऑफ मटेरियल कहते हैं। तो इट इज़ नोन एज स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल। दैट इज 21 का आपका 2 हो जाएगा। इसमें आप देख लीजिए कि स्ट्रेन एनर्जी एक होता है स्ट्रेन एनर्जी, ठीक है। सेकंड इज नोन एज resilience and third is known as proof resilience। देखो, जो स्ट्रेन एनर्जी है, स्ट्रेन एनर्जी का मतलब है कि जो एबिलिटी ऑफ द मटेरियल है कि एब्जॉर्व एनर्जी, ठीक है। अगर मैं किसी मटेरियल को स्ट्रेन करता हूँ, ठीक है, अगर वो उसमें कुछ इलोंगनेशन आया है तो वो कितनी एनर्जी एब्जॉर्व कर लेगी, दैट इज़ नोन एज स्ट्रेन एनर्जी। मीन्स कि एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू एब्जॉर्व एनर्जी व्हेन इट इज़ स्ट्रेन, दैट इज़ नोन एज स्ट्रेन एनर्जी। तो स्ट्रेन एनर्जी आपको मालूम है कि इसका फॉर्मूला होता है कि U = ½ × P × डेल्टा, ओके। और सेकंड है रेजिलेंस। रेजिलेंस में क्या होता है कि आपकी जो बॉडी है वो एब्जॉर्व करेगी एनर्जी, लेकिन वो एनर्जी कब तक एब्जॉर्व करेगी? एक इलास्टिक रीजन पे। जब तक मटेरियल इलास्टिक रीजन में है, जो वो एनर्जी एब्जॉर्व करेगा that is known as resilience। Third one is known as proof resilience। This is known as maximum energy। हाँ, maximum energy absorbing capacity of a material in the elastic region is known as proof resilience। Next question is question number 22। Maximum bending moment in a beam is occurs। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कब होगा? जब शीयर फोर्स चेंजेस साइन।